सभी साथियों को मेरा जय हिंद। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम शुरू हैं जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, इसके बारे में पढ़ने और समझने के लिए। ठीक है, देखो वास्तविक संख्या है बहुत छोटा चैप्टर, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। और अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, तो एक रिविजन पर्पज़ से आप इस चैप्टर को देखिएगा पूरा वास्तविक संख्या, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, ये इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो जो वास्तविक संख्या होती है बेसिकली, ठीक है, पहले समझो संख्या जो होती है वो दो तरह की होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक टेबल बना के बता देता हूँ। संख्या बेसिकली जो होता है, ठीक है, संख्या बोले तो नंबर, ये दो तरह का हो सकता है। या तो आप वास्तविक संख्या है, ठीक है, दुनिया की कोई भी संख्या, या तो वो वास्तविक संख्या हो सकती है, या फिर दुनिया की कोई भी संख्या होती है वो एक सम्मिश्र संख्या होती है। बोलेंगे भैया ये कौन सी संख्या है सम्मिश्र संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर कैसी नंबर होता है, ठीक है, अगर चूंकि आप क्लास 10th में, तो आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ पता नहीं होगा। ये एक अवधारणा है, ठीक है, जैसे आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, कहेंगे ये कौन सा नंबर है। इस इमेजिनरी नंबर के बारे में जब आप उच्चतर कक्षा क्लास 11th में जाएंगे उसके बारे में, तब क्लास 11th में आप इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस कक्षा में जब आप कक्षा 10 में है, इस कक्षा में आपको पढ़ना है बेसिकली वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, कि वास्तविक संख्या होता क्या है, कितने तरह का होता है। तो देखो वास्तविक संख्या मोटा मोटी जानो तो दो तरह का होता है। एक तो हो सकती है आपकी परिमेय संख्या, ध्यान दो, वास्तविक संख्या का एक प्रकार या तो आपका परिमेय संख्या हो सकता है, या तो दूसरा अपरिमेय संख्या हो सकता है। अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानते होंगे, √3, √2, √5, पाई, ये जो संख्या ये अपरिमेय संख्या बेसिकली वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, हम यहाँ पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, ये आप पहले बच्चा में ही आप पढ़े होंगे इस चीज़ के बारे में, वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या की बेसिकली दो प्रकार होता है। ठीक है, एक तो हो सकता है गैर पूर्णांक, एक हो सकता है पूर्णांक। भैया पूर्णांक क्या होता है, 0 +, -1 +, -2 + -3, इस तरह की जो संख्या होता है ये पूर्णांक होता है। और गैर पूर्णांक क्या होता है, दशमलव में जो संख्या लिखी रहती है वो बेसिकली गैर पूर्णांक होता है। पूर्णांक को अगर आगे तुम बांटोगे तो पूर्णांक आपका 3 तरह का हो सकता है, या तो धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, या तो शून्य भी एक तरह का पूर्णांक है, या फिर आपका ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा हो सकता है, जैसे -1, -2, -3, -4 सो ऑन। ठीक है, ये जो पूर्णांक होता है ये आपका नेगेटिव पूर्णांक होता है। 0 आपका, ठीक है, ये भी एक पूर्णांक है जिसको हम लोग शून्य कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक जैसे +1, +2, +3, +4 सो ऑन, ये जो पूर्णांक है आपका ये होता है बेसिकली धनात्मक पूर्णांक। अब देखो धनात्मक पूर्णांक को ही एक और चीज़ कहा जाता है, धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं, या इसी को हम लोग अऋणात्मक पूर्णांक, ध्यान समझो शब्द एक ही है। ठीक है, धनात्मक का मतलब हुआ धनात्मक यानी कि पॉजिटिव प्लस साइन वाला पूर्णांक, और ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक नहीं वाला पूर्णांक। लेकिन दोनों में छोटा सा अंतर है। जब हम धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं, ठीक है, तो हम केवल +1, +2, +3 सो ऑन की बात करते हैं। लेकिन जब हम अऋणात्मक पूर्णांक शब्द का उपयोग करते हैं तो हम उसमें 0 को शामिल करते हुए +1, +2, +3 का बात करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है समझो। जब हम धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं तो हम केवल +1, +2, +3, ठीक है, डॉट आगे, ठीक है, ये इसकी बात करते हैं। लेकिन जब हम अऋणात्मक पूर्णांक की बात करते हैं तो हम धनात्मक पूर्णांक की तो बात करते हैं, साथ में 0 को शामिल करते हुए जो धनात्मक पूर्णांक आता है उसको हम लोग अऋणात्मक पूर्णांक की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि 0 को हम अऋणात्मक कर सकते हैं, 0 को ना तो हम धनात्मक कर सकते हैं ना ही हम ऋणात्मक कर सकते, इसको हम लोग अधनात्मक और ऋणात्मक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अऋणात्मक पूर्णांक की बात आएगी तो 0 को शामिल करते हुए धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाएगा, अऋणात्मक पूर्णांक। और उसी प्रकार, ठीक है, जब आपका ऋणात्मक पूर्णांक का बात आएगा तो ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग अधनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक को क्या कह सकते हैं भैया, अधनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। ठीक है, सेम वही डिफरेंस है। जब ऋणात्मक पूर्णांक की बात होगी तो -1, -2, -3 सो ऑन इसकी बात होगी। लेकिन जब अधनात्मक पूर्णांक को बात होगी तो 0 को शामिल करते हुए जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है वो आ जाएंगे किसमें, अधनात्मक पूर्णांक में। ठीक है, आई होप, ठीक है, आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया। अब देखो आगे देखोगे तो जो धनात्मक पूर्णांक होता है ये दो तरह का होता है। ये हो सकता है आपका एक तो पूर्ण संख्या हो सकता है, या तो प्राकृत संख्या हो सकता है। पूर्ण संख्या के मालूम होंगे कि भैया 0 को शामिल करने के बाद जो परिमेय संख्या बनती है उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या गिनती की जो संख्या होती है 1, 2, 3, इसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को अगर तुम बांटना चाहो तो 4 तरीके से बांट सकते हो। प्राकृत संख्या में सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट, ये सब कौन सी संख्या, सम संख्या होती है। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, ये सारी संख्या कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। अब समझो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आई होप हमको लगता
लगता है कि आपको पहले ये चीज़ें क्लियर होगी कि भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। अगर लेकिन क्लियर नहीं है तो आप कहीं और से या किसी टीचर की सहायता से आप इसको क्लियर कर लीजिए कि भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लग जाए उसे भाज्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 4 एक भाज्य संख्या है, 6 एक भाज्य संख्या, 8 भाज्य संख्या, 10 भाज्य संख्या, 9 एक भाज्य संख्या, ये होती है आपकी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भाग नहीं लगता है, वो होता है अभाज्य संख्या। 2 एक अभाज्य संख्या, 3 एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या, 7 एक अभाज्य संख्या, 11 एक अभाज्य संख्या, 17, 19, 23, 31, ठीक है, 37, ठीक है, 41, 43, ये सब जो संख्या है ये बेसिकली अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चा एक छोटा सा मिस्टेक कर देता है। वो मिस्टेक क्या करता है कि वो एक को भी समझ लेता है अभाज्य संख्या। ध्यान रखना, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेगी तो 2 से शुरू होता है। एक ना तो भाज्य संख्या है और एक ना ही अभाज्य संख्या है। तो ये था आपका वास्तविक संख्या के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। ये जो क्लास 10 का चैप्टर है एनसीईआरटी में, इसके बाद इसमें जो आपको बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है भैया, कुछ नहीं होता है। एचसीएफ आप निकालें, एचसीएफ निकालने की ये एक तकनीक है यूक्लिड विभाजन परिमेय। ठीक है, कैसे हम आपको समझाते हैं एक उदाहरण लेकर। किसी भी चीज़ को अगर आप एग्जाम्पल से लिंक करेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। मान के चलते हैं हमको 12, ठीक है, और 18, ये 2 संख्या है। ठीक है, हम 2 संख्या ले लेते हैं 12 और 18। अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो भाग विधि से एचसीएफ निकालना ही कौन सा परिमेय है, यूक्लिड विभाजन परिमेय। इस विधि से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले तो इसमें आपको मान लेना है कि माना a बराबर 12, यानी जो छोटी संख्या है उसको a मान लेना है और जो बड़ी संख्या है उसको b मान लेना है, जहाँ a लेस देन b आपको इस तरीके से दर्शा देना है। अब करना क्या है, जो छोटी संख्या है, ठीक है, यहाँ पर 12 आपको छोटी संख्या नजर आई है, जो छोटी संख्या है उससे आपको बड़ी संख्या में भाग देना है। जो छोटी संख्या है उससे किस में भाग देना है, बड़ी संख्या में भाग देना है। तो जब 12 को 18 से भाग दोगे तो एक बार में चल जाएगा 12 कम 12, शेषफल बच जाएगा 6। ठीक है, शेषफल क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। शेषफल 6 कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। यहाँ पर अब आपको लिखाना है कि अतः यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है, हम आपको पहले करके बताते हैं उसके बाद एक एक चीज़ को समझा देंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय से जो 18 संख्या है उसको हम लोग 12 गुना 1 + 6 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको लिखना होगा शेष 6 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अतः, ठीक है, अतः भाजक 6 को, ठीक है, किसको, भाजक, ठीक है, यहाँ पर लिख देना अब, ठीक है, अब, ठीक है, फिर लिख देना 6 भागा 12, फिर 2 बार में चल जाएगा, 12 कम 12 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको फिर से लिखना है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है, क्या लिखना है आपको, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन परिमेय से 12 बराबर 6 गुना 2 + 0। ठीक है, अतः, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, ऑफ 12 को 18 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6। ठीक है भैया, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब समझाते हैं। देखो, यूक्लिड विभाजन परिमेय का हम क्या किया जाता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक आपको मिल जाए, मान लेते हैं a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना हो तो जो छोटी संख्या होती है, मान लेते हैं b एक छोटी संख्या, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में बेसिकली भाग दिया जाता है। भाग देने के बाद आपको एक भागफल मिलता है q, ठीक है, और एक शेषफल मिलता है r। आप पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ये जो भाज्य है a, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, bq + r लिख सकते हैं। तो बोलेंगे भैया हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, bq + r, जहाँ b क्या है, भाजक है, जिससे हम a में भाग दे रहे हैं। q क्या आएगा, शेषफल आएगा, सॉरी भागफल आएगा, और r क्या हो जाएगा, शेषफल आएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय में क्या किया जाता है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालने में हम तब तक भाग देते हैं, कब तक भाग देते हैं, बोलेंगे भैया तब तक भाग देते हैं कि जब तक ये जो शेषफल r है ये 0 के बराबर नहीं आ जाता है। तब तक भाग देते हैं कि जब तक शेषफल r 0 के बराबर नहीं आ जाता है। देख लो यहाँ उदाहरण में, ठीक है, जैसे 12 और 18 का आपको कहेगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से 12 और 18 का भी क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। तो करना क्या होगा कि आप मान लेंगे जो छोटी संख्या है उसको a और जो बड़ी संख्या है उसको b। ठीक है, तो हम यहाँ पर a बराबर आपको 12 मान के लिए और b बराबर यहाँ पर 18 मान ली, और आपको दर्शा देना है कि a लेस देन है b। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है कि जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग दो। तो जब तुम 12 से 18 में भाग दोगे तो 12 कम 12 लग जाएगा, बच जाएगा शेषफल 6। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय से ये जो भाज्य 18 है, ये जो 18 है, तो इसको हम क्या नहीं लिख सकते हैं, भाज्य 18 बराबर भाजक गुना भागफल। ये 12 भाजक था और एक भागफल था, तो भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल 6। तो जब तुम यूक्लिड विभाजन परिमेय से ये वाला फॉर्म लाओगे तो तुम देखोगे कि भैया शेषफल तो 6 आ गया, लेकिन यूक्लिड विभाजन परिमेय कहता है कि जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक भाग देते जाओ। यूक्लिड विभाजन परिमेय में यहाँ एक ट्विस्ट है कि जो शेषफल आता है ना, जो शेषफल आता है उसी शेषफल से हम पुराने भाजक में भाग देते हैं। ध्यान दो, यूक्लिड विभाजन परिमेय का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से जब हम
HCF निकालते हैं तो हमको जो शेषफल मिलता है, ठीक है, अगर वो जीरो नहीं है तो जो शेषफल मिला है ना, इसी शेषफल से वापस हम किस में भाग देंगे, इसी शेषफल से वापस हम पुराने वाले भाजक में भाग देते हैं। ये चीज़ कहीं नोट करके लिख लो अगर ध्यान में नहीं है। जो शेषफल बचेगा अगर वो जीरो नहीं है तो इस शेषफल से ये जो पुराना वाला भाजक था इसमें भाग देंगे। हम दर्शा देंगे कि शेष 6 डज नॉट इक्वल टू जीरो और फिर लिख देंगे अब तो जो शेषफल होगा उसको हम पुराने भाजक से भाग देंगे। तो 6 से 2 जो होगी पूरी 2 बार में कट जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा शेषफल जीरो। फिर जब हम यूक्लिड विभाजन परिमेय से 12 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 12 को 6 गुना 2 प्लस 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जीरो मेरा शेषफल आ गया। जैसे ही आपका शेषफल जीरो आ जाएगा यहाँ पर आपको थम जाना है, थोड़ी सी सांस ले लेनी है। अब देखो शेषफल जीरो किसके कारण आया, जब हम 6 से भाग दिए हैं तब आया है शेषफल जीरो। जब हम 6 से भाग दिए तब आया है शेषफल जीरो। तो जो अंतिम भाजक होता है, ठीक है, जो अंतिम भाजक होता है जब शेषफल जीरो आया तो जीरो शेषफल जिस भाजक के कारण आता है वही बेसिकली आपका HCF होता है। ठीक है, ध्यान से सुना, यहाँ पर 1-2 पॉइंट नोट करने वाला है कि जीरो शेषफल जिस भाजक के कारण आया है। यहाँ पर देखो तो जो 6 भाजक था, इस 6 भाजक से जब हम भाग दिए तब जाके आया शेषफल जीरो। तो ये जो मेरा भाजक 6 होगा बेसिकली, ये जो भाजक 6 होगा यही मेरा 12 और 18 का HCF होगा। ठीक है, चीज़ों को बारीकी से समझ लो। 12 और 18 का HCF निकालने के लिए बोलेगा यूक्लिड विभाजन परिमेय से एक को मान लेना है A, एक को मान लेना B। जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग देना, भागफल, ठीक है, जब भाग दो दोगे तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से जो भाज्य थी उसको इस फॉर्म में लिख दोगे A बराबर BQ प्लस R। ये आप बचपन में भी पढ़ेंगे, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वही चीज़ है। भाज हमारा 18 था, इसको हम लोग भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के फॉर्म में लिखे। यूक्लिड विभाजन परिमेय कहता है कि जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए तब तक भाग देते दो। तो यहाँ पर शेषफल 6 डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये देखो डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम वापस भाग देंगे। सवाल उठता है वापस किससे किस में भाग देंगे, तो जो मेरा शेषफल बचा होगा ना इसी शेषफल से हम पुराने वाले भाजक में भाग देंगे। तो देख लो यार, नजर डालो, इसी शेषफल 6 से हमने पुराने वाले भाजक 12 में भाग दिया तो 2 बार में पूरी कट गया। अब जिस भाजक के कारण इसको 12 को फिर हम यूक्लिड विभाजन परिमेय से A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब जिस भाजक के कारण मेरा शेषफल जीरो आ जाए वही भाजक मेरा HCF हो जाएगा। तो देखो ये जीरो जो भागफल आया ये किसके कारण है, ये इस भाजक से 6 के कारण आया। तो जो HCF हो जाएगा मेरा 12 और 18 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यही कहता है आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय। ठीक है, यहाँ से जो शब्द जो भाषा बनती है वो हमने लिख दिया है, आपको हम एक रफ माध्यम से समझा भी दिए चीज़ों को। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.1 है आपका इसी यूक्लिड विभाजन परिमेय पे है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब वास्तविक संख्या की इस चैप्टर में, ठीक है, अध्याय में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमको पढ़ना होगा अंक गणित का आधारभूत परिमेय। ठीक है, किस चीज़ को पढ़ना होगा, बेसिकली अंक गणित का आधारभूत परिमेय। ये क्या होता है भैया, अरे ये कुछ नहीं होता है, बस प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या होता है,